हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट एमए करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो पॉलिटिकल साइंस से एमए करना चाहते हो तो उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है आखिरकार वो किस तरह का है, आखिरकार क्वेश्चन के किस तरह के टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ आज इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा टोटल हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं एमए एंट्रेंस में पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। और जो हमारा सिलेबस होता है वो हमारा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, मतलब कि जो हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लगा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वही सिलेबस आपका एमए पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस में होता है। ठीक है जी, तो चलिए जान लेते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, हम इनके जो है सभी को जानने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में, तो हम हिंदी में बात करेंगे। ठीक है जी, तो अमेरिकन वीमेन सफरेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा लुई स्टोन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सैमुअल हॉन्टिगटन के निम्नलिखित में से कौन सा विचार प्रस्तुत किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो सभ्यता का टकराव, या हमने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, आपको पता होगा। थर्ड है हमारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो आपका इसका सही आंसर है 1995। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता को उसके प्रयोग की शर्त से अलग करना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा याह वर्लिन। ठीक है जी, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन विद आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो है हमने नेशनल टेस्ट एजेंसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया था। और देखिएगा हमारा पांचवा क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से क्या रोल्स और नॉजिक के राजनीतिक दर्शन के बीच वेद अंतर नहीं है? तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है रोल्स निजी संपत्ति के अधिकार के विरुद्ध थे और जबकि नॉजिक इसके समर्थक थे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से क्या रोल्स तथा नॉजिक के राजनीतिक समर्थन में वेद अंतर नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन आना है वो आएगा रोल्स निजी संपत्ति के अधिकार के विरुद्ध थे जबकि नॉजिक इसके समर्थक थे। तो देखिएगा इन क्वेश्चनों के आधार से आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चनों का पैटर्न क्या है, क्वेश्चनों का लेवल क्या है और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, कहाँ से पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ आपको आज इस समझ में आ जाएगी। तो हमारा देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हमें शेड्यूल लगाने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे शेड्यूल हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हमें संदर्भ में बताना है कि ये क्या है। तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, यहाँ पर दे रखा है। देखिएगा यहाँ पर पूरी लिस्ट है और यहाँ पर लिस्ट के ऑप्शन है कि कौन लिस्ट को मैच करना है और फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा मैचिंग के हिसाब से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जो भी इसका सही ऑप्शन लग रहा है वो आपको टिक करना है। ठीक है, सारे एमसीक्यू ही हैं। तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है हमारी? तो हम देखते हैं ए का है हमारा 4, यानी कि ए का हमारा 4 है, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है हमारी दूसरी अनुसूची। सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो सातवीं अनुसूची है हमारी, आपको पता होना चाहिए, सातवीं अनुसूची हमारी केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय से संबंधित है हमारी। अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आपको पता होगा जब हमारे राजीव गांधी थे उस दौरान ये ऐड करी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता जो है 10वीं अनुसूची है। हमारी 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट, और हमारा ये जो है ये सारा पार्ट 12वीं अनुसूची में आ जाता है। तो शहरी और स्थानीय स्वशासन यानी कि हमारा अर्बन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारा 12वीं अनुसूची में है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा ए होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह के ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा होगा ए का बी सही है, बी का 1 है, यानी कि मैचिंग करना है। फिर आपको जो भी ठीक लगे, आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या बतलाना चाह रहा हूँ। सातवें क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि एनसीआर के क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? पलवल, बागपत, अलवर और शामली। देखिएगा सारे क्षेत्र शामिल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है सभी विकल्प। तो हमारा करेक्ट आंसर में जो है हमारा वो है सभी विकल्प, एकदम सही आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन की आईडी भी रहती है और ऑप्शन की भी आईडी रहती है, वहाँ पे जो है डिजिटल के माध्यम से कोई दिक्कत ना हो जाए, मतलब कि जब चेक करते हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन की भी आईडी रहती है और ऑप्शन की भी आईडी रहती है। निम्नलिखित को मिलाइए, तो यहाँ पर राइट को आपको निर्णय विधि से मिलानी है, यानी कि इस मौलिक अधिकार से संबंधित आपका जो डिसीजन हुआ था सुप्रीम कोर्ट या हमारा हाई कोर्ट में, वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो अधिकार से जुड़ा हुआ है और हमारे जजमेंट होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है, किस से जुड़ा हुआ है? तो निजता का अधिकार किससे संबंधित था हमारा, किस केस से? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा फर्स्ट ही है, यानी निजता का अधिकार गोविंद बनाम मध्य प्रदेश था, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। हमारा वी है अभिरक्षा में प्रताड़ना के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा कौन सा है जी? यानी कि बी का जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा 4, यानी कि हमारा है शीला भरसे बनाम महाराष्ट्र सरकार। हमारा सी ऑप्शन सी है हमारा सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, जो है वो किससे संबंधित था? तो हमारा जो सी है वो हमारा सेकंड है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम लक्ष्मा देवी। ठीक है, इससे संबंधित है हमारा। और हमारा डी है हमारा आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर। ठीक है, ये जो हमारा है ये हमारा आएगा शांति स्टार बिल्डर्स बनाम एनके टोट में। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सी ये जो लिस्ट है ये किस क्रमांक से सही बैठेगी क्रमश है, तो आपको मैच करना है और इसका सही आंसर बताना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत राज्यों के निर्माण गठन का कालानुक्रम कौन सा है। तो आपको जो है ये बढ़ते क्रम में लगाना है कि सबसे पहले किस देश राज्य की स्थापना हो, इसके बाद उसके बाद उसके बाद, ठीक है। यदि आपको क्रम पता है, यहाँ पर सन नहीं दे रखी है आपको, ऐसे ही मन से सोच के आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य के आधार पर गठित हुआ था, तो आंध्र प्रदेश यदि ऑप्शन है तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर आएगा। जहां भी आंध्र प्रदेश है तो ऑप्शन 1 और 2 ही हमारा 1 या 2 में से हमारा एक सही जाना है, ठीक है। अगला गुजरात हुआ था, गुजरात की स्थापना। फिर मणिपुर की, तो यानी कि सिक्किम तो हमारा एंड का पार्ट है, और फिर होता है जी सिक्किम का, ठीक है जी। पहले मणिपुर है फिर सिक्किम है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को मिलाइए। तो यहाँ पर राजनीतिक दल को आपको जब इसकी स्थापना हुई उससे मिलाना है। तो अकाली दल की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर देख सकते हो आपको ऑप्शन करेक्ट आंसर में दे रखा है। अकाली दल की स्थापना का जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, यानी कि अकाली दल की स्थापना हमारी 1920 में हुई 14 दिसंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, यानी कि DMK बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या कजगम भी बोल देते हैं इसे। तो इसकी स्थापना कब हुई, आपको यहाँ पर बी ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका जो B1 है हमारा, V का 1, तो हमारा 17 सितंबर 1949 को हमारी स्थापना हुई थी DMK की। अगला है, असम गण परिषद की स्थापना कब हुई। तो असम गण परिषद की स्थापना जो हुई थी हमारी कब हुई, इसमें C ऑप्शन में दे रखा है सेकंड। असम गण परिषद की स्थापना 1985 14 अक्टूबर को हुई, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना कब हुई, 17 अक्टूबर 1972 को हुई। तो इसका जो सही ऑप्शन है तो आपको मैचिंग करना है। और लिस्ट वाले देखिएगा क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा टाइम बर्बाद करते हैं, मान सकते हैं, लेकिन आपको करने होंगे। आपको बस स्पीड बढ़ानी है अपनी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। वो आपको जब ही होगा जब आपको जानकारी होगी, इसलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि 2 से 3 अपने क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है वो तैयार कर लें, जिससे हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको समस्या ना हो, मतलब थोड़ी हेल्प मिल जाए कि यार किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। वर्ग की संकल्पना निम्नलिखित को संदर्भित करती है। तो आर्थिक विन्यास, सांस्कृतिक लक्षण और सामाजिक संबंध, ठीक है। घ इसका राजनीतिक प्रभाव नहीं है, वो गलत हो जाएगा। तो कै ख गह इसके सही ऑप्शन होंगे। जहाँ कै ख गह यानी कि ABC दे रखा तो सेकंड ऑप्शन सही है। और आप आंसर में भी देख सकते हो करेक्ट आंसर आपका इसका कै ख गह है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, कास्ट्स ऑफ माइंड, कॉलोनियलिज्म एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसके लेखक आपको पता है निकोलस वी डर्कस इसके लेखक हैं, ठीक है। डर्कस, निकोलस वी डर्कस बोलते हैं इन्हें। 13वां क्वेश्चन है, लेखक के साथ पुस्तक का मिलाइए। तो आपको फिर लिस्ट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले लिस्ट को देखना है कि इसके राइटर कौन है, फिर उसके अनुसार जो है आपको मिलान करना है। मिलान जब करोगे तो इसमें बहुत सारे आगे पीछे कर रखे हैं, फिर आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिस्ट ए में थ्यूसिडाइडस है। थ्यूसिडाइडस के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है जी हमारी, थर्ड ऑप्शन की, यानी कि द पेलोपोनेशियन वॉर। हमारा वी है मैकियावेली। मैकियावेली के द्वारा आपको बताइए 11वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं इसे, द प्रिंस, ठीक है जी। मैकियावेली के द्वारा लिखी गई द प्रिंस। मॉर्गन्थो आपने BA 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा, BA प्रोग्राम में मॉर्गन्थो, तो रियलिज्म में। तो ये हमारा C जो है हमारा फर्स्ट से है, यानी कि पॉलिटिक्स अमंग नेशन। और D है हमारे जो राइटर वोल्टेज के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक, वो सभी को पता है, हमारी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कोई क्वेश्चन पता होते हैं अच्छी तरह से जो फिलो में आ जाते हैं, लेकिन बहुत से क्वेश्चन हैं खतरनाक से लगते हैं। इस प्रसिद्ध वाक्यांश को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसने दिया, शक्तिशाली वही करते हैं जो करने की ताकत रखते हैं, और कमजोर वही स्वीकार करते हैं जो उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। ये जो वाक्य है किसने दिया था, तो अभी जो हमने पढ़े राइटर उन्होंने ही दिया था, थ्यूसिडाइडस ने, ठीक है जी। 15वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प जो हमारा 1269, यानी कि इसे 1269 पढ़ेंगे ना, 69 1269 किस विषय पर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विषय 1269 किस विषय पर है। तो इसका जो है आतंकवाद सही ऑप्शन है, हाँ आतंकवाद, टेररिज्म, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने शाश्वत शांति पर का विचार दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा इमैनुअल कांट, ठीक है। कांट के नाम से जाने जाते हैं ये, इमैनुअल कांट। पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़े होंगे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में। हमारा अगला क्वेश्चन है 17वां, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को परिवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी को पता है भाई, आर्टिकल 32 है, ठीक है, रिट से संबंधित। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 18वां, निम्नलिखित में से, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था कितना आसान था, ठीक है। हम 6ठी क्लास में इसे पढ़ लेते हैं, लेकिन आप MA में एंट्रेंस दे रहे हो, वहाँ पूछा गया, लेकिन हम 6ठी से ही आप रिलेट नहीं कर सकते इसे, क्योंकि पॉलिटिकल ऑनर्स BA का सबसे ज़्यादा अंश है इसमें पेपर में।
18वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने दूसरे लोकतांत्रिक आभार यानी कि सेकंड डेमोक्रेटिक उपसर्ज की अवधारणा दी। तो देखिएगा ये जो है पार्ट मैं आपको बता दूं, सीबीएसई का 2021 का जो सिलेबस है 2020-21 का, उसके अंदर ये ऐड कर दिया गया है पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में हमारा दूसरा लोकतांत्रिक आभार, जिसे आप इंग्लिश में सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहते हो। बहुत ही अच्छा है कि हमारा सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए भी ये चीज़ें करी जा रही हैं। तो ये जो है हमारा योगेंद्र यादव, ठीक है, आपको पता होगा योगेंद्र यादव हमारा किसान आंदोलन में कितना उभरे नाम है योगेंद्र यादव। तो जो दूसरा फेज़ है लोकतांत्रिक उभार, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें जो हमारे फेज़ हैं, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और यानी कि डेमोक्रेटिक को 3-4 भागों में बांटा है, तो बहुत अच्छा है। सिलेबस में 12वीं लेवल पे ही मैंने आपको बताया 2020-21 के सिलेबस में आप इसे पढ़ सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, यही है ना क्वेश्चन। हाँ, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। पंचायत योजना आयोग, संपत्ति का अधिकार या संविधान की मूल संरचना। सभी को पता है भाई पंचायत है, 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द राइज, फॉल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम थियोक्रेसी नामक निबंध के लेखक हैं, कौन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा वीडी सावरकर, ठीक है जी। ये तो बहुत ही प्रमुख चर्चित नाम, आपने जरूर सुना होगा इनका नाम। 21वां क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता किसने लिखी। तो ये तो हमारी कविता मोहम्मद इकबाल जी की है, ठीक है। और मोहम्मद इकबाल हमारे टू नेशन थ्योरी के प्रतिपादक माने जाते हैं, ये भी आपने बीए ऑनर्स में पढ़ा होगा। चलिए खैर, 22वां क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक पत्रिका को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रकाशित करते थे। तो वो कौन सी है, मूक नायक। हाँ जी, मूक नायक, ठीक है, मूक नायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पब्लिशर। अगला क्वेश्चन है 23वां हमारा, कौन निम्नलिखित में से कौन बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक थे, ठीक है। तो वो हमारे कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अम्बेडकर की थ्योरी से रिलेटेड देखिएगा क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा पेपर में, इसलिए आप जो है इस पर अच्छा अपना पकड़ बना के रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से देखा, अब किस पे कितना आ रहा है किस पे नहीं, वो तो आपको खुद आंकलन करना है जब वीडियो देख रहे हो आप यहाँ पर। वरना वीडियो का मेरा उद्देश्य यही है कि आप वीडियो को, बात यह है कि पीडीएफ भी आपको जल्दी से मिल जाता है, लेकिन हमारे फ्रेंड के बदौलत कि हमें ये पीडीएफ मिल गए थे। 24वां क्वेश्चन है हमारा, यह किसने कहा कि निजता का अधिकार और स्वतंत्रता उन सभी क्षेत्रों में मिलना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से संपत्ति के साथ नहीं जुड़े हैं। तो ये जो है राम मनोहर लोहिया का वाक्य है, प्रसिद्ध वाक्य है कि निजता का अधिकार स्वतंत्रता उन्हीं क्षेत्रों में मिलना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से संपत्ति के साथ नहीं जुड़े हैं, ठीक है। पंडित राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है, ये पंडित रामाबाई यहाँ पर ऑप्शन है। 25वां क्वेश्चन है, लोहिया के अनुसार विश्व में कितने प्रकार के अन्याय और असमानता प्रबल हैं जिनके विरुद्ध हमारा सर्वत्र क्रांति हो रही है, ठीक है। तो ये राम मनोहर लोहिया, मैं आपको बता दूं, ये आपका पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास में भी ऐड कर दिया जा चुका है टॉपिक राम मनोहर लोहिया, और स्टूडेंट वहीं पर पढ़ते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो 7, यानी कि इसे हम सप्त क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। 7 सप्त क्रांति, यानी कि उसके अंदर जो हमारे राम मनोहर लोहिया जो हैं वो सप्त क्रांति से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 7 क्रांति का जो वो रहा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 5, 6, 7, 8, तो इसका जो 7 आंसर है वो सही है। सप्त क्रांति, सर्वत्र क्रांति हो रही थी, ठीक है। तो कितने प्रकार के अन्याय और असमानता के प्रबल है राम मनोहर लोहिया का ये, तो वो सप्त क्रांति थी, उसमें 7 हमारे ऐसी क्रांति थी, 7 आह्वान करे थे गवर्नमेंट से। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी। ये सभी को भी पता है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना आपका हमारी 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर के 2, लेकिन एक 1932 है, तो 1936 है। 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ILP की स्थापना करी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 27वां क्वेश्चन है, M.K. गांधी ने हिंद स्वराज किस वर्ष में लिखा, ठीक है, 1909 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडिता रमाबाई को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद से पुरस्कार किया गया। तो 1919 में करा गया था, ठीक है जी। 29वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन अथवा रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की। तो स्वामी विवेकानंद ने करी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्राहोनिकल
मैगजीन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर राम मनोहर राय है। 31वां क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के अधिकार की रक्षा की दिशा में बनाई गई विधियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, अनैतिक रोकथाम अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2015, महिला एवं बाल व्यापार अधिनियम 1966, और हमारा है कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न निराकरण निषेध अधिनियम 2013। तो इसका जो सही आंसर है वो है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2015 का नहीं है। ठीक है, और वो इससे मतलब कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में बनाई गई विधियों से सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, सही नहीं है, और सारे सही हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो घरेलू हिंसा में महिला का संरक्षण का अधिनियम 2015 सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सभी क्वेश्चनों का। ठीक है जी, और यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और दूसरा ये कि आप वीडियो की फुल क्लैरिटी करके देखिएगा, जब आपको ठीक चमकेगा। मैं आपको बार बार आग्रह कर रहा हूँ। 32वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय नहीं आता? 7वीं अनुसूची में कौन सा विषय नहीं आता? तो यहाँ पर देखो, जब कौन सा विषय नहीं आता तो हमको सारे पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि जोन से आते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, ये तो आता है। अंतर्राज्यीय प्रवर्सन, अंतर्राज्यीय पृथकीकरण, ये भी आता है। मानक वाट एवं माप के मानकों की स्थापना, ये भी आती है। जुआ और सट्टेबाजी नहीं आता। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा गलत है, यानी कि करेक्ट आंसर इसका जुआ और सट्टेबाजी है। 33वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश के माध्यम से उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए नए नियमों को विकसित किया। इन आदेशों को सामूहिक रूप से 3 जज केसेज कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा मामला था 3 जज केसेज के निर्णय में हिस्सा नहीं है? तो बहुत ही केस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत सरकार 2015। ठीक है, और जो है ये हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारा 1981, हमारा 1993, 1981 का हमारा ये एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार 1981 जो था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत सरकार, ये भी था हमारा रिकॉर्ड में। द स्पेशल रेफरेंस 1998, ये भी था हमारा। ठीक है जी, लेकिन हमारा जो ये था 2015 का, यानी कि जो हमारा नंबर 1 ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा गलत है, यानी कि करेक्ट आंसर में हमारा ऑप्शन ए आएगा, जिसका नाम है हमारा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत सरकार 2015। ठीक है, ये नहीं शामिल था। 34वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे निकोलस हेनरी द्वारा नवलोक प्रकाशन के एक आधार के रूप में नहीं पहचाना गया? क्वेश्चन को जरा दोबारा रिपीट करते हैं। किसे निकोलस हेनरी द्वारा नव प्रकाशन के आधार के रूप में नहीं पहचाना गया? तो इसका सही ऑप्शन है अभिगम्यता, एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है थ्योरी से, ये जहां तक है। 35वां आंसर है 35वां क्वेश्चन है, जेंडर बजटिंग का उद्देश्य है? क्या है बजटिंग का उद्देश्य? जेंडर बजटिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं के समाधान हेतु सकारात्मक कार्रवाई प्रदान करना। ठीक है जी, तो आपको याद भी रखना है, ये नई चीज है, देखने के लिए मिली है मुझे। जेंडर बजटिंग का उद्देश्य है वो क्या है हमारा, कि महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं के समाधान हेतु सकारात्मक कार्रवाई प्रदान करना। 36वां क्वेश्चन है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हमारे डेविड रिकॉर्ड। ठीक है, डेविड रिकॉर्ड हमारे इसके राइटर हैं। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम गांधी के 3 बिंदु सकारात्मक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सविनय अवज्ञा। तो क्योंकि यहाँ पर हिस्सा नहीं थे ये पूछा है, और सारे हिस्से थे वो हमारे चरखे का उपयोग भी करा गया, अस्पृश्यता का उन्मूलन की भी बात करी गई थी, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी गई थी, लेकिन सविनय अवज्ञा की नहीं। 38वां हमारा क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी? तो विश्व भारती की स्थापना हमारी रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी, और विश्व भारती इसका सही आंसर है। कलकत्ता विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये ऑप्शन दे रखे हैं। 39वां क्वेश्चन है हमारा, किस विद्वान के व्याख्यान द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में संकलित किए गए? तो इसका जो सही आंसर है मोहम्मद इकबाल। ठीक है, प्रमुख व्यक्ति मोहम्मद इकबाल से दूसरा क्वेश्चन आया है। ठीक है जी। 40वां क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से किसने राजनीति प्रशासन द्विविभाजन पढ़ा जाएगा की बात कही? तो वुडरो विल्सन, ठीक है, वुडरो विल्सन प्रमुख व्यक्ति। इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट हमारा आ चुका है। राजनीति प्रशासन यानी कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा 2 पार्ट्स, यानी कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसे इंग्लिश में तो ये बोलते थे ना डिचोटोमी। वुडरो विल्सन इसका सही आंसर है। 41 पे बात करें तो किसने एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन लिखी? तो इसका सही आंसर है हमारा हर्बर्ट साइमन। 42वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नव लोक सेवा मॉडल को प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर है हमारा जेनेट एंड रॉबर्ट डेनहार्ट। 43 हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सुशासन का नहीं है? तो विधि का शासन, भ्रष्टाचार, जवाबदेही, पारदर्शिता। भ्रष्टाचार हमारा सुशासन का नहीं है, बिल्कुल गलत, ठीक है, नहीं शब्द है ना इसलिए गलत कह रहा हूं। 44 हमारा लिस्ट वाला क्वेश्चन है, तो हमको मिलाना है कि कौन सी किताब किस वर्ष से जुड़ी हुई है। तो सोप मैनेजमेंट की जो किताब है वो किस वर्ष से है? सोप मैनेजमेंट 3rd से, यानी कि हमारा 1903 से जुड़ी हुई है हमारी सोप मैनेजमेंट की किताब। द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स यानी कि 2nd है हमारा 1 से, यानी कि 1906 से जुड़ी हुई है। द पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम जो है हमारी वो है हमारी जुड़ी हुई जी 1895 से जुड़ी हुई। और हमारी है अगली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये इसका जो है हमारा 1911 ही आना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि ये ही तो बचा ना 1911, हाँ करेक्ट। 45वां हमारा क्वेश्चन है, अगला ही हमारा लिस्ट से रिलेटेड है, तो हमें संकल्पना कॉन्सेप्ट को मिलान करना है स्कॉलर से यानी कि विद्वान से। तो द ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स, इसका जो सही विद्वान है जिसने कथन कहा वो है हमारे 2nd वाले यानी कि एल्टन मेयो, ठीक है जी। 2nd हमारा है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये किससे रिलेटेड है? ये है हमारा 1 से, यानी कि हमारा फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, ये आपने इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़े होंगे इनका नाम। अगला है हमारा बाउंड एंड रैशनैलिटी, ठीक है जी, ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है? ये हमारा 3rd से है, यानी कि हमारा बाउंड एंड रैशनैलिटी हमारा हर्बर्ट साइमन से है। और आइवल ब्यूरोक्रेसी हमारा ये मैक्स वेबर से है, ठीक है जी। 46 हमारा क्वेश्चन है किसने लोक प्रशासन में रेइनवेटिंग गवर्नमेंट की बात कही? रेइनवेटिंग गवर्नमेंट की बात कही, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ओसबॉर्न और गैवेलकर। 47 हमारा क्वेश्चन है मार्क्स के अनुसार वर्गीकृत समाज में किन प्रारूप ने मानव इतिहास को आकार प्रदान किया? तो इसका जो सही आंसर है मार्क्स के अनुसार जो है वर्गीकृत जो समाज है, जो हमारा क्लासिक सोसाइटी जिसे आप कहते हो, तो समाज में किन प्रारूप में मानव इतिहास का आकार का प्रदान किया है? तो आपको इसे एक क्रमशः करना होगा, और पहले दासत्व हमारा, फिर सामंतवाद और फिर पूंजीवाद, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए यानी कि 1 सही आंसर है। 48 हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक केंद्रवाद यानी कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म शब्द का प्रयोग किया था? तो वो है हमारा V.I. लेनिन ने किया था। 49 हमारा क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय संबंध में मार्क्सवादी विश्लेषण का लक्ष्य क्या था? इसका जो सही आंसर है वो था हमारा वैश्विक पूंजीवादी का अदृश्य कार्यचालन, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो हिडन वर्किंग्स ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। अंतरराष्ट्रीय संबंध में मार्क्सवादी विश्लेषण का लक्ष्य जो था हमारा वो था हिडन वर्किंग्स ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। 50 हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके माध्यम से तीसरी दुनिया ने महाशक्तियों पर कुछ शक्तियों को प्रदर्शित किया? ये हमारा 12th में CBSE के स्टूडेंट पढ़ते हैं इसे। तो देखिएगा तीसरी दुनिया ने महाशक्ति पर कुछ शक्तियों द्वारा प्रदर्शित किया, किन के माध्यम से? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नहीं भाई, संयुक्त राष्ट्र संगठन, बिल्कुल गलत, उत्तरी अटलांटिक। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन एवं नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। जहां तक है इसका नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नियो, ठीक है, नियो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर।
तो आ चुका है, ये आपको पता है, ये तीसरी दुनिया से संबंधित था। कच्चा माल, जिसके बारे में मैं क्या बताऊँ, यहाँ पर टॉपिक की डिस्कशन हो जाएगा ना। तो नियो इसमें आ चुका है, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा आपको देर में बोल रहा था क्योंकि नियो में अटैच करा है यहाँ पर पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन। तो हाँ, ओपेक, करेक्ट, ओपेक, हाँ जुड़ा हुआ है ना इंडिया। तो देखिएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें जो है हमारा सही ऑप्शन पेट्रोलियम निर्यातक यानी कि ओपेक और नियो, ये हमारा सही आंसर है। 51 हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ, यानी कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट टुक प्लेस। तो पूछा है किस वर्ष में हुआ, जो हमारा हुआ था जी 1972 में स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है पहला सम्मेलन, ठीक है, मानव पर्यावरण का प्रथम सम्मेलन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 12th क्लास में दे रखा है इसका आंसर, यानी कि जो 12th क्लास से लिया गया। 52 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह दावा करते हैं कि ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध है, जहां पुरुषों को आमतौर पर ज्ञाता और ज्ञान के विषय वस्तु के रूप में देखा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा उत्तर संरचनावादी नारीवादी, ठीक है। अगला है हमारा 53 हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रेफिशनिंग नेचर, फूड इकोलॉजी एंड कल्चर पुस्तक लिखी है। तो वो किसने लिखी है, वो हमारी डेविड गुडमैन तथा माइकल रेडक्लिफ्ट, हाँ रेडक्लिफ्ट पढ़ेंगे इसे, रेडक्लिफ्ट। मैंने इसके ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़े भाई क्योंकि इसका हमें फिक्स आंसर पता है, वो फिक्स आंसर दे रखा है। निम्नलिखित में से किसने प्रिंट कैपिटलिज्म शब्द को गढ़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बेनेडिक्ट एंडरसन। 55 हमारा क्वेश्चन है, ह्यूगो ग्रोसियस के नाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियोजित युद्ध का कारण नहीं है, यानी कि जो हमारे होगो ग्रोटियस, हाँ ग्रोसियस पढ़ा जाता है ना, होगो ग्रोसियस जो हैं क्या न्यायोचित युद्ध का कारण नहीं है निम्नलिखित में से। तो इसमें है आत्मरक्षा, कर्तव्यों का प्रवर्तित करना और क्षतिपूर्ति मांगना, और दोषकर्ता को दंडित करना। कर्तव्यों को परिवर्तित करना जो है हमारा इसका सही आंसर है, क्योंकि ये युद्ध का कारण कभी नहीं बन सकता, कर्तव्यों को परिवर्तित करना। देखिएगा यहाँ पर जो ये शब्द है ना, जैसे ये है, मैं आपको बताऊं, ये पे में रह देखो बड़ा स्टाइलिश निकला हुआ है, ठीक है, ये फॉन्ट का असर होता है, इसलिए मैं जो हूँ बार बार इसे जूम करना पड़ता है कि ऐसे शब्द आ जाते हैं। खैर कोई नहीं, वो फ्लो में देखना पड़ेगा, टाइपिंग का असर है। 56 नारीवाद फेमिनिज्म की दूसरी लहर कब उभरी। नारीवाद की दूसरी लहर कब उभरी, ये हमारा बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर से। नारीवाद की दूसरी लहर कब उभरी, तो वो हमारी 1960 से 1970, 1960 के दशक से 1970, ठीक है। फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर ये आपको जरूर याद रखनी है। इस बात के पक्ष में समर्थक कौन थे कि राज्य को उसकी जनता द्वारा सेवक के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि उसके उलट। क्या कह रहे हैं कि इस बात के पक्ष समर्थक कौन थे कि राज्य को उसकी जनता द्वारा सेवक, यानी कि राज्य को उसकी जनता द्वारा सेवक के रूप में देखा जाना चाहिए, यानी कि जनता के द्वारा सेवक हो राज्य, ठीक है। तो ये जो हमारा था कोफी अन्नान का वो था, तो कोफी अन्नान इसका सही आंसर है कि उन्होंने बताया कि राज्य जो है उसकी जनता के द्वारा सेवक के रूप में ही हो, राज्य उसकी जनता द्वारा सेवक के रूप में। 58 हमारा बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कमीशन, एम्प्लॉय फेडरेशन, वामसेफ, बीपी मंडल, कांसीराम, बी आर अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, बी आर अम्बेडकर, कांसीराम। देखिएगा इसका आंसर किसको नहीं पता, ये वामसेफ 12th क्लास में दे रखा है, कांसीराम इसका सही आंसर है। दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी को किसने ग्रामीण भारत को और बेहतर ढंग से समझने का परामर्श दिया। आप बीए प्रोग्राम में गांधी स्टडी पढ़ते हो तो उसमें भी है, इसका आंसर मिल जाएगा, वहाँ से लिया गया है, ऑनर्स में तो है यही, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर है कि दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी ने किसने ग्रामीण भारत को बेहतर ढंग से समझने का परामर्श दिया, यानी कि एडवाइस किया कि भाई आपको जो है गांधी जी को ग्रामीण भारत को बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा। तो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनके राजनीतिक। तो चलिए हम 60 क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि देशज शिक्षित
व्यक्ति जो दूरस्थ औपनिवेशिक साम्राज्य में कर्मचारी बने रहते हैं, प्राय वही राष्ट्रवादी विचारधाराओं के जनक रहे थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बेनेडिक्ट एंडरसन। ठीक है जी। 61वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने संसाधनों के हस्तांतरण और स्थानीय सरकार के वास्तविक सशक्तिकरण की अनुशंसा दी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो बलवंत राय मेहता आयोग। ठीक है जी। 62वां क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1925 में। 63वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक समाज यानी कि मास सोसाइटी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? तो हमारा एरिक फ्रॉम। ठीक है, इसका सही आंसर है एरिक फ्रॉम। 64 है हमारा ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर इनमें से किससे जुड़े हुए थे? तो हमारे जो ईवी रामास्वामी नायकर थे वो हमारे डीके यानी कि द्रविड़ कड़गम से जुड़े हुए थे। एक मुनेत्र कड़गम है, वो नहीं, वो गलत है। ठीक है, DMK हो जाता है, ये डीके है, डीके इसे ब्रैकेट में डीके लिखने के बाद इसे द्रविड़ कड़गम लिखा जाता है। 65 है हमारा केरल का वह वर्ग गठबंधन जिसने सामाजिक लोकतांत्रिक पथ को सुदृढ़ किया, उसे इन रंगों से कूट लिखित किया जा सकता है। तो देखिएगा, केरल का वह वर्ग गठबंधन जिसने सामाजिक लोकतंत्र पथ को सुदृढ़ किया, इन रंगों से मतलब कि कूट लिखित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे कूट दे रखे हैं, हमको चेक करना है। तो हरा और नारंगी, हमारा ग्रीन और ऑरेंज, नारंगी यानी ऑरेंज, इसका सही आंसर है। 66 देखिएगा, जो हमारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यदि आपको लगता है यार बड़ा नहीं सुनी या सुनी तो होती है, अगर बी ऑनर्स अपने अच्छी तरह से करिए, लेकिन ऐसे भी हो जाते हैं, एक बात अगर आ जाता है तो उन क्वेश्चनों को आप बड़े ध्यान से समझिएगा, उस पर और भी पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ पर लेखक का नाम और उनकी लेखनी यानी कि किताब आ चुकी है। तो लिस्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, मिलाना है। जे एस मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक, हमारा ऑप्शन है यहाँ पर थर्ड, यानी कि यहाँ पर जो दे रखी है ना किताबें, हमको तो उनकी बात करनी है ना। तो यूटिलिटेरिज्म ऑन लिबर्टी एंड कॉन्सिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये जे.एस. मिल के द्वारा, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक। ठीक है जी। और मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी गई जो प्रमुख पुस्तक का नाम जो आपके मन में आ रहा था फर्स्ट प्योरिटी, इस क्वेश्चन को सुनते ही वो कौन सी पुस्तक है? ठीक है, जे.एस. मिल के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, बताइए। अगली पुस्तक हमारा जे वेंथम के द्वारा लिखी गई पुस्तक, हमारा विवान यानी कि द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म। तीसरा हमारा है जे लॉक के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? 4 यानी कि 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें देखिएगा, वो मैंने पूरा पढ़ लिया, द टेरिटरीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, इसका सही आंसर है कि जे लॉक के द्वारा लिखी गई पुस्तक। H.J. लॉस्की, ठीक है, लॉस्की के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? ये हमारा ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, तो इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है 67 भी हमारा लिस्ट से संबंधित है। लिस्ट के क्वेश्चन हम ज़्यादा टाइम लेते हैं, इस बात का सिद्ध है, लेकिन आपको स्पीड बना के रखनी है एग्जाम में, एंट्रेंस में। ठीक है, 100 क्वेश्चन आने हैं। मॉडल ऑफ जस्टिस और उसके हमारे प्रोपाउंडेड बाय, ठीक है, यानी कि प्रतिपादक जिसे आप कहते हो। तो न्याय का प्रतिमान किसने दिया और वहाँ पे उस व्यक्ति का नाम है, तो मैच करना है। निष्पक्षता के रूप में न्याय, ये किसने दिया? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा सेकंड आना है, ओसिटियर। निष्पक्षता के रूप में न्याय का जो हमारा सिद्धांत है वो उसके प्रतिपादक कौन है? ए का 1 यानी कि ए का 1 है रॉबर्ट नोजिक, निष्पक्षता के रूप में न्याय। ये आपको जरा सुना लग रहा होगा, क्योंकि अगर मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आप देखोगे तो आपने ये पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा है, न्याय वाले चैप्टर में, जस्टिस। न्याय का पात्रता सिद्धांत जो हमारा एक्सटर्नलिटी थ्योरी ऑफ जस्टिस, एक्सटेलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का पात्रता का सिद्धांत। अमर्त्य सेन, जोराल्ड कोहना और जॉन रॉल्स। जहाँ तक है जॉन रॉल्स नहीं, देखते हैं। हाँ, बी का सेकंड करेक्ट,
जो रोल्स है ना, हाँ जस्टिस उसमें दे रखा है पॉलिटिकल थ्योरी वाले चैप्टर में। थी हमारा सी है वितरणात्मक न्याय का मार्क्सवादी दृष्टिकोण किसने दिया? ये फिर हमारे जोराल्ड कोहन होंगे इसका आंसर। चलिए देखते हैं, वो तो देख के पता लगा। सी का आईवी, हाँ करेक्ट, सी का आईवी जोराल्ड कोहेन, ठीक है, उन्होंने हमारा वितरणात्मक न्याय का मार्क्सवादी दृष्टिकोण दिया था। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एज कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता के रूप में न्याय, ये अमर्त्य सेन का है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज। अमर्त्य सेन अपना गुरु इसे मानते हैं, बताइए वीडियो को कमेंट बॉक्स में। 68 हमारा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 68 पे यहाँ पर हमें टेबल आ चुकी है। तो यहाँ पर अधिनियम और नाम और वर्ष से कलेक्ट करने हैं, मतलब कि मिलाने हैं। तो अधिनियम का मुख्य परिणाम और अधिनियम का नाम और वर्ष से मिलान करना। अधिनियम का जो हमारा एक्ट है उसका मुख्य परिणाम क्या हुआ और उसका अधिनियम का नाम और वर्ष क्या है, ठीक है। तो हमारा पहला है मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। यह हमारा किससे संबंधित है? यह हमारा 4 से, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। द्वैध शासन द्वैध शासन जो है हमारा वो V1 है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांतीय स्वायत्ता प्रोविंशियल ऑथोनोमी, तो प्रांतीय स्वायत्ता वाला जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा सी का 3rd, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतीय परिषद में भारतीय सदस्यता का समावेशन, इसका जो सही आंसर है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको लिस्ट में फिर मैचिंग के लिए क्रमश वो दे रखे हैं और आपको मैच करके जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो टिक करना है। 69 है 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में शामिल किए गए भाग 9 का कोई भी प्रावधान इन राज्यों में लागू नहीं होगा। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो यहाँ पर दे रखे हैं ए और सी, यानी कि हमारा मेघालय या सिक्किम ही है क्या केवल, कि ऐसा राज्य जहाँ पर 73वां संशोधन शामिल नहीं होगा, भाग 9 में शामिल नहीं होगा, प्रावधान यहाँ पर लागू नहीं होगा। मेघालय और सिक्किम है क्या, या मैं यूँ कहूँ ए बी सी हैं, ठीक है, यानी कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, या यूँ कहें कि केवल कै खे गह हैं, ठीक है, यानी कि गै को छोड़ के हमारा है केवल खे और गै सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा कै खे गै सही है, यानी कि गै को छोड़कर हमारा सिक्किम में लागू नहीं होता, बस 73वां संविधान संशोधन का भाग 9 और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड सभी में लागू होता है। 70वां हम क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नीति आयोग से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आया है, मौजूदा समय में नीति आयोग के पदेन सदस्य, ठीक है। तो देखिएगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ चुका है पहला, ठीक है, करंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर्स। पॉलिटिकल कैबिनेट मिनिस्टर में भी पढ़ते हो? नहीं, कैबिनेट में पढ़ते हैं आप इसे, कमीशन जहाँ पर आप पढ़ते हो नीति आयोग। हाँ जी, तो मौजूदा समय में नीति आयोग के पदेन सदस्य, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर ही देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके ऑप्शन ABDE, यानी कि ABDE हमारा सही आंसर है, ठीक है जी। ABDE हमारा सही ऑप्शन है। तो देखें तो हम इसे ABDE कै खे घे और डे सही है, ठीक है, कै खे घे डे हमारे सही हैं। यानी कि देखा जाए तो हमारा ये हमारा श्रीमती निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री, ये हमारे नहीं है, और इसको छोड़कर हमारे सब कोई जो हैं नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं मौजूदा समय में। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और अमित शाह, और ठीक है जी। नहीं, देखिएगा घे और डे सही है ना, कै खे गे घे डे तक दे रखा है ना ऑप्शन। तो हाँ, अभी 1 मिनट, हाँ सॉरी मिस्टेक हुई है यहाँ पर। तो हमारा कै खे और घे डे, यानी कि हमारा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह और पीयूष गोयल, और हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमण यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो पीयूष गोयल को छोड़कर हमारे इस दौरान नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं, पीयूष गोयल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक हो गई थी हमसे, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर गे नहीं है और गे हमने बोल दिया। 71 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कौन सर्वसम्मति से निर्वाचित किए गए थे? सभी को पता है इसका आंसर। 9 दिसंबर उद्घाटन हुआ था जी संविधान सभा का, ठीक है जी, और 9 और 10 को रहे थे ये, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा,
अस्थायी रूप से चुना गया था इन्हें, ठीक है। बुजुर्ग सदस्य संविधान सभा के सबसे, ये 11वीं क्लास 6ठी क्लास 8वीं में दे रखा। 72 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विद्वानों को द्वैषान्वेषी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? दोषान्वेषी, ठीक है, बड़ा ही खतरनाक शब्द है दोषान्वेषी, मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं ऐसा कह रहा था। तो यहाँ पर कै खे गे घे डे तक दे रखा है, और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि प्रतिपादक माना जाता है, ठीक है। तो किसको माना जाता है? हमारा जो ऑप्शन है वो है करेक्ट आंसर ABCE, ठीक है, ABCE हमारा इसका सही है, यानी कि ABCE, यानी कि इसमें गे और डे को छोड़कर हमारे सारे सही हैं। थियोडोर अडोर्नो, मैक्स होरखाइमर और हमारे एडवर्ड वर्नस्टीन और यर्गन हैबरमास, ठीक है, हमारे इसके सही हैं। और नहीं यर्गन हैबरमास नहीं आएंगे ना, क्योंकि A B और E है, ABC नहीं है, क्योंकि इसमें आपको देखने के लिए मिलता है ABCE है ना, हाँ, क्योंकि इसका अल्फ़ाबेटिकल वो है। यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हो ABCDE, नहीं ना, ऊपर अगर हम देखें ABCDE, तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है हमको देखने के लिए मिलता है ABCDE, लेकिन सही ऑप्शन है हमारा ABCE, यानी कि D नहीं है। एडवर्ड वर्नस्टीन नहीं है, यर्गन हैबरमास सही है, यर्बर्ट मॉर्क्यूज सही है, आपका मैक्स हारखाइमर सही है, थियोडोर अडोर्ना हमारा सही है, लेकिन एडवर्ड वर्नस्टीन हमारा गलत है। ABCD नहीं है ना, हाँ सही। 73वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हेतु बने निर्वाचन मंडल का हिस्सा है? ठीक है जी, तो निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यानी कि ऐसे निर्वाचित सदस्य जो हमारे कहाँ से हैं? संसद से, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा है ना इलेक्ट्रोल, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? इलेक्ट्रोल कॉलेज, हाँ इलेक्ट्रो मंडल के लिए कॉलेज शब्द यूज करते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट में ना, इलेक्शन में। तो यहाँ पर आपके मनोनीत व्यक्ति नहीं शामिल होते, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट के ही बंदे हैं ना, तो वो तो उनको ही वोट सेलेक्ट करेंगे अगर वो दोबारा खड़े होंगे तो। 74 हमारा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतर्वेशित किया गया, इस अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है। तो 44वां संशोधन अधिनियम, 76वां संशोधन अधिनियम, 73वां संशोधन अधिनियम, 86वां संशोधन अधिनियम। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हमारा है, इसका 2002 में हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, यानी कि अंतर्वेशित किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, बताइए क्या है ये? तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज 11वां जो जोड़ा गया था, याद आया कुछ? वो जो था आपका जो बेसिक एजुकेशन की बात करता है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा, वो था ना एंड का जो है 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और उसी को कह रहा है कि बाद में इम्प्लीमेंट करा गया, तो वो कौन से संशोधन के द्वारा करा गया, ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। 86वां संविधान संशोधन सही जवाब है। 75वां क्वेश्चन आ गया है टेबल वाला, तो आपको मौलिक अधिकार और प्रेरणता का स्त्रोत, कि ये वाला मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिया है, तो आपको ये देखना है। तो मौलिक अधिकार हमने संविधान में जो विचार है वो हमने किस देश से लिए, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं बताइए? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के आयरिश संविधान से, ठीक है। और कैबिनेट सरकार और कार्यपालिका और विधायिका का बीच संबंध, ये हमारा कहाँ से है? ये कार्यपालिका और कैबिनेट सरकार विधायिका के बीच संबंध, ये हमारा ब्रिटेन का अनुभव है। और संसद और विधानसभाओं का सदस्यों का विशेषाधिकार, ये अमेरिका का संविधान है, ठीक है। हाँ, US कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ तक अब भी देख भी लेते हैं कि ये गलत हो, क्योंकि हमने बात करी ना, एक ही देख लेते हैं, उसके हिसाब से पता लग जाएगा। तो संसद और यानी कि डी का हमारा थर्ड होना चाहिए, डी का थर्ड, डी का सेकंड है, ठीक है जी, डी का हमारा सेकंड आएगा।
सॉरी संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों का जो विशेषाधिकार है, यानी कि हमने जो एमपी को प्रिविलेज दी है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है, और बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। और हमारा राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हमारा आयरलैंड के संविधान से है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। और जो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है कैबिनेट सरकार तथा कार्यपालिका और विधायिका का बीच संबंध, ये जो हमारा है ये अगर हम सी ऑप्शन देखें तो हमारा 4 से है और ये है हमारा ब्रिटेन से। ठीक है, कैबिनेट सरकार और कार्यपालिका का, ये तो मैंने आपको बता दिया था ना, ब्रिटेन से। हाँ जी, ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 76वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक अथवा सह लेखक कार्ल मार्क्स नहीं है? किस कृति के लेखक, ठीक है, और सह लेखक कार्ल मार्क्स नहीं है, तो सारे कार्ल मार्क्स के हैं और हमको छांटनी है कि कौन से सह लेखक हों या लेखक हमारे कार्ल मार्क्स नहीं है। दास कैपिटल के द होली फैमिली, द स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन और द जर्मन आइडियोलॉजी, द स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन के लेखक हमारे कार्ल मार्क्स नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर द स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन। 77 हमारा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता को किसने ऐसे परिभाषित किया? भौतिक साधनों द्वारा मानव कल्याण को बढ़ावा देने का अध्ययन, उपयोगितावादी नियम द्वारा मानव कल्याण का मापना तथा दूसरों की सेवा को जीवन का कर्तव्य बनाना। तो ये जो है किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? ये हमारा जे होली ओक के द्वारा परिभाषित किया गया था। 78 हमारा क्वेश्चन है, हमारा जो है मिलान करने का है, फिर द्वारा लिस्ट आ गई है। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। केंद्र संविधान समिति, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, और निर्मात्री सभा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति ये अम्बेडकर हैं। ठीक है, और प्रांतीय संविधान समिति के आपको पता होगा वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उन्होंने ही तो पूरे वो देखा था। और मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी का बता दिया अम्बेडकर, और प्रांतीय संविधान समिति के बता दिया वल्लभ भाई पटेल। और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? ये तो सभी को पता है भाई, डॉक्टर VN राव, हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी रह चुके हैं जज, संविधान सभा के सलाहकार। और केंद्र संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे? वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सेंटर को संभाल रखा था। निम्नलिखित को मिलाइए लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो यहाँ पर दे रखे हैं आर्टिकल और प्रोविज़न। तो संघ द्वारा उद्धृत, संग्रहित और विनियोजित सेवा कर, ठीक है, सर्विस टैक्स इनवॉल्व। तो ये जो है हमारा किससे संबंधित है? ए। तो हमको इसका आंसर ही देखना पड़ेगा, ए का ए है। आर्टिकल 268A ये हमारा सर्विस टैक्स कलेक्टेड एंड इससे रिलेटेड है। ठीक है, यूनियन से रिलेटेड हमारा आर्टिकल 268। स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग जीएसटी, जीएसटी से जुड़े हुए विशेष प्रावधान। ठीक है, ये हमारा किससे है बताइए? ये हमारा वी का 4 है, यानी कि अनुच्छेद 246A। अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में जीएसटी उद्धृत और संग्रहण करना, ये हमारा किससे संबंधित है बताइए? ये हमारा 279 होगा, जहाँ तक सी का 3rd ही होगा। चलिए देखना होगा ना, नहीं सी का 2nd, सॉरी, क्योंकि यार जीएसटी का आप सभी को पता है कि जीएसटी का एंड में 269 है ना? हाँ, तो 269 है, 279। हाँ, तो जीएसटी का 279 है और हमारा इसका सी का हमारा 2nd है, अनुच्छेद 269। ठीक है, 279 में हमारा जीएसटी का जिक्र है, जीएसटी काउंसिल का, डी का 3rd। हमारा 80 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व के रूप में वर्णित किया? एक दल के प्रभुत्व का दौर। ठीक है, 12th क्लास का चैप्टर था ये, आपको अगर मालूम हो तो, दलीय व्यवस्था। ठीक है, तो वो थे हमारे, इसमें दे रखा है नाम इनका, मॉरिस जॉन्स। ठीक है, मॉरिस जॉन्स हमारे नाम है इनका, मॉरिस जॉन, डबल आर आता है इसमें, मॉरिस जॉन्स। ठीक है, इसका सही आंसर है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने हमें BA ऑनर्स में भी पढ़ाया जाता है। दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व के नाम पे वर्णित किया, उसका नाम हमारा मॉरिस जॉन्स। ठीक है, रजनी कोठारी, योगेंद्र यादव, ये जो व्यक्ति के नाम है, ये अभी हमने योगेंद्र यादव को पढ़ा, तो आप इनके आइडियोलॉजी को थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। 81 क्वेश्चन है हमारा, भूरिया समिति प्रतिवेदन। भूरिया समिति प्रतिवेदन 1996 के परिणाम स्वरूप कौन सा महत्वपूर्ण विधायन निर्मित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम हमारा पारित हुआ था। ठीक है, 82वां क्वेश्चन है, लिस्ट वाला आ चुका है यहाँ पर कि वो अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, उसको हमें वो बताना है।
तो पर्यावरण रक्षा अधिनियम हमारा कब पारित हुआ? हमारा हुआ था जी हमारा 1986 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, ठीक है, ये आपने ईबीएस में पढ़ा होगा। ईबीएस मैंडेटरी सब्जेक्ट है, ठीक है, सभी को पढ़ना होता है, बीए ऑनर्स में भी क्यों ना हो जाए। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है हमारा वो कम ये, लेकिन ये हमारा 12th क्लास में भी है, ईबीएस में भी देखने के लिए मिलता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण देख रहे थे अभी, तो फिलहाल में इस पर चर्चा कर लें। तो इसका 4 है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 1911, वो सॉरी 2011 1911 तो है ही नहीं। नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति सी, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति हमारा 3rd ही है, सी का 3rd है 2006। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम, ये हमारा 2002 है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 83 निम्नलिखित में से क्या भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और गरिमा के संरक्षण के संबंध में सही है? ठीक है, क्या सही है वो हमें देखना है। तो हमारा इसका जो सही है, सभी विकल्प हैं इसके वो सभी सही हैं। अस्पृश्यता अधिनियम 1995, ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति आयोग, अंतरराष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये हमारा ये सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है, इसलिए इसके सभी विकल्प वाला चौथा ऑप्शन सभी विकल्प का है और सभी विकल्प हमारा सही है। इसमें डाटास को देखना है कि कौन सा डाटा हमारा गलत तो नहीं है, अगर होता तो उसमें ये होता कि ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन। दिनेश गोस्वामी समिति रिपोर्ट की 1990 वाली जो थी, दिनेश गोस्वामी समिति रिपोर्ट 1990 की अनुशंसा निम्नलिखित है। तो केवल कै और गै सही है, ठीक है, यानी कि मतदाताओं को बहुउद्देश्य फोटो पहचान पत्र जारी करवाया था। दिनेश गोस्वामी समिति रिपोर्ट, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद आया कुछ। तो अगला है हमारा गै, यानी कि 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामंजूर करना, यानी कि अधिकतम व्यक्ति 3 ही कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया सिलेक्ट कर सकता है, निर्वाचन एरिया जिसे आप कहते हो, ठीक है, 3 से अधिक नहीं कर सकता, अगर कर लिए तो तीनों रिजेक्ट। तो यहां पर जो दे रखा है ना, हमने ए और बी और डी है, ठीक है, हाँ सॉरी, क्योंकि हमने ना इसका ऑप्शन देख लिया था, क्योंकि इसमें उस तरह से दे रखा है ए और बी और डी, ठीक है जी, ए और बी और डी इसका सही आंसर है। और ए है तो हमने आपको बता दी, मतदाता बहुउद्देश्य फोटो पहचान पत्र जारी करना, इलेक्ट्रॉनिक मतदाता यंत्र का प्रस्तुतिकरण, ठीक है, जो मतदान यंत्र है, यानी कि जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रेजेंटेशन, ये हमारा दिनेश गोस्वामी की समिति में दिया गया। और हमारा डी, यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार का जनमत राशि को बढ़ाना, निर्दलीय उम्मीदवार की जमानत राशि को बढ़ाना, तो ये हमारा रिपोर्ट की अनुशंसा हुई थी, ठीक है, लेकिन इसका गै वाला जो ऑप्शन है वो हमारा नहीं था, हमने बताया उसके लिए सॉरी। 3 से अधिक, क्योंकि मैंने ये नीचे वाला देख लिया और मुझे लगा कि यार यही वाला है, सॉरी। तो इसमें फिर ऑप्शन दे रखे हैं कि ऑप्शन ए सी हमारा सही है क्या, ए सी डी हमारा सही है क्या, ए बी डी सही है क्या, बी डी सही है, तो हमारा ए बी डी सही है, ठीक है जी, ए बी डी, सी हमारा सही नहीं है कि 3 से अधिक को लड़ने वाले उम्मीदवार को नामंजूर कर देंगे, तो बिल्कुल हमारा गलत है, ऐसा नहीं है हमारे सिस्टम में, क्योंकि इस क्वेश्चन के अनुसार। 85 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय भारतीय संविधान की मूल संरचना के विचार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय भारतीय संविधान की मूल संरचना के विचार से संबंधित नहीं है? मिनर्वा मिल्स निर्णय, केशवानंद भारती निर्णय, ये मिनर्वा मिल्स भी आपको पढ़ा है, ठीक है, ये भी मूल स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। केशवानंद भारती तो खतरनाक ही ताकत है। शंकर प्रसाद निर्णय, ये नहीं कहीं ना, तो MSR बोम्मई निर्णय, तो ये हमारा इसका जो सही आंसर है वो शंकरी प्रसाद निर्णय ही आएगा, ठीक है जी, हाँ। तीसरा 86 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को में से कौन सा मिलान सही है? ठीक है, तो हमको मिलान करने हैं इसमें। 86 हम क्वेश्चन पे हैं इस दौरान। आयोग का प्रचलित नाम, जांच का क्षेत्र, ठीक है, कौन सा मिलान सही है? तो आयोग का प्रचलित नाम और जांच का क्षेत्र, तो इसमें दे रखे हैं हमें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछा है कि मिलान सही है, कौन सा मिलान सही है, यानी कि आयोग का
प्रचलित नाम दे रखा है और जांच का क्षेत्र दे रखा है। तो हमें इसमें ये मिलान करना है कि कौन सा मिलान सही है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको सारे मिलान गलत देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसमें एक मिलान हमारा गलत छिपा हुआ है। तो वो जो है हमारा, मतलब कि हमने गलत बता दी ना कि क्वेश्चन में नहीं शब्द नहीं है, क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। तो क्योंकि इसमें तीनों गलत हैं और एक सही है, ठीक है, जो सही है उसको निकालना है। तो जो हमारा सही है वो कौन सा है, MC जैन आयोग राजीव गांधी हत्या के सिलसिले में बनाया गया था, जो बिल्कुल एकदम सही है। हाँ जी, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, MC जैन कमीशन बनाया गया था हमारा राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी, असैसिनेशन। 87 हमारा क्वेश्चन है, विधि निर्माण क्षेत्र में निम्नलिखित किस पहलू में राज्यसभा के पास लोकसभा से कम शक्ति है। तो कानून निर्माण क्षेत्र में, लॉ मेकिंग एरिया में किस पहलू में राज्यसभा के पास लोकसभा से कम शक्ति है। तो धन विधेयक के संबंध में, ठीक है जी, जो हमारा 109 और 110 आर्टिकल जो है धन विधेयक, तो धन विधेयक में नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो ऑटोमेटिक भी पास हो जाता है, ठीक है, उसको तो कुछ बताना ही नहीं होता कि सबसे पहले जाएगा धन विधेयक, वो लोकसभा में जाएगा, राष्ट्रपति उसे बता देते हैं कि ये धन विधेयक है, और क्योंकि बताना तो पहले होता है ना, राष्ट्रपति के समक्ष रखना होता है पहले धन विधेयक। 88 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये नहीं वाला क्वेश्चन, नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं, और ऊपर वाला क्वेश्चन हमें पहला मिला जिसमें नहीं शब्द नहीं था, ठीक है, आपको पता होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें हमारा जो सही नहीं है पहले हम वो देख लेते हैं। तो कौन सा सही नहीं है कि कोई भी अध्यादेश संसद को पुनः सदन में आने के 4 सप्ताह के बाद पारित हो जाने की दिशा में निष्क्रिय हो जाएगा। नहीं जी, नहीं, 6 महीने है, 6 महीने गलत, ठीक है। तो और इसके अलावा सारे इसके सही हैं, तो ये जो है हमारा निष्क्रिय हो जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन है, 4th, यानी कि 1 और 2 और 3 हमारे बिल्कुल सही है और 4 हमारा गलत है, और 4th हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत हमारा अध्यादेश है, ये तो सभी को पता है, ठीक है, और प्रभाव संसद द्वारा पारित और अधिनियम जैसे ही होगा, ठीक है, यानी कि प्रभाव पारित जैसा संसद पारित करती है वैसा ही उसका होता है। मैं इसे जूम कर दूं यार, बिल्कुल ही हल्का हो गया था, ठीक है आप, लेकिन मेरे को सुन पा रहे होगे, अगर क्लैरिटी हाई कर लेना, बस यही है। द प्रेसिडेंट ऑफ, अगला है, राष्ट्रपति के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यात कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, इसलिए तो अध्यादेश बनाया गया है, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। जी हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है, किसी भी समय ले लेंगे, क्योंकि भाई उनको जब पारित करने की शक्ति है तो कहीं ना कहीं एग्जिट करने की भी शक्ति है। 89 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने भारतीय सिविल सेवा को जारी रखने का बचाव किया था। ठीक है, जारी रखने का बचाव किया था, तो इसका जो सही आंसर है वो वल्लभ भाई पटेल, ठीक है जी। ये सभी ये याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो ये उससे रिलेटेड है। 90 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें नीति विज्ञान का जनक माना जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग और कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ पॉलिसी साइंस इथिक्स, नीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो हेरल्ड डी लैसवेल को हमारा नीति विज्ञान का जनक माना जाता है। यार बहुत सारे जनक याद रखने बहुत जरूरी हैं, कितने कितने सारे जनक, फादर को याद रखना है। 91 हमारा क्वेश्चन है, किस राजनीतिक सिद्धांतकारी ने पारस्परिक लाभ के रूप में न्याय का सुझाव दिया। तो वो कौन से थे राजनीतिक सिद्धांतकारी जिसने पारस्परिक लाभ के रूप में न्याय का सुझाव दिया? तो हमारे थे डेविड गोथियर, ठीक है जी। 92 हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट से आया है और इसमें दे रखा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 से। तो आइरस मैरियन यंग किससे रिलेटेड है? हमारे 4 से, यानी कि इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, हमारे किससे रिलेटेड है? ये आइरस मैरियन यंग से। भीकू पारेख हमारे, यानी कि बी हमारा 3rd से रिलेटेड है, यानी कि थिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चर डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है जी, भीकू पारेख। सी है हमारा फिलिप वा पेरियस, ये जो है हमारा किससे रिलेटेड है? तो ये जो है हमारा सी हमारा 1 से है, यानी कि रियल फ्रीडम फॉर ऑल। माइकल वॉल्जर, ये किससे रिलेटेड है हमारा? ये हमारा स्फेयर्स ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा
ए वी का जहाँ भी दे रखा है, ए का वी और बी का थर्ड, ठीक है, वो ऑप्शन सही है, यानी कि ए ऑप्शन 1 वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 93वां हमारा क्वेश्चन है, रोल्स के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सामाजिक सहयोग का केंद्रीय संयोजक विचार नहीं है? रोल्स के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सामाजिक सहयोग का केंद्रीय संयोजक विचार नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो है हमको इसका जो सही आंसर है वो है सामाजिक सहयोग सामाजिक रूप से समन्वित गतिविधि मात्रा से भिन्न है, ठीक है, जो इसका सही आंसर है। ठीक है, और इसमें जो और ऑप्शन दे रखे हैं वो सामाजिक सहयोग सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त नियम और प्रक्रिया से निर्देशित होता है, सहयोग और निष्पक्ष शर्तों का विचार, सामाजिक सहयोग सामाजिक और रूप से सामान्वित गतिविधि मात्रा से भिन्न है, प्रत्येक सहभागी के तर्क संगत लाभ अथवा भलाई का विचार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सोशल कोऑपरेशन इंडिस्टिंक्ट ऑफ मेरली सोशली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, सहयोग सामाजिक सहयोग सामाजिक रूप से समन्वित गतिविधि मात्रा से भिन्न है। ठीक है, जो इसका विचार नहीं है, सामाजिक सहयोग का केंद्रीय संयोजक का विचार नहीं माना जाता रोल्स के अनुसार। 94 हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, ठीक है, आप पढ़ते हो 12th क्लास में, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1995 को हुई। ठीक है जी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इन काठमांडू, नेपाल। 95 हमारा क्वेश्चन है, किन दो देशों ने 2018 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को को छोड़ दिया? ठीक है, तो कौन कौन से देश थे हमारे? अमेरिका और इजराइल। ठीक है, बड़े ही खतरनाक, अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को को छोड़ दिया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को। 96 हमारा क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को पहली बार किसने खोजा और उसका अध्ययन किया? इसका सही आंसर है हमारा रुद्र पंटन समाशास्त्री। ठीक है, इसका सही आंसर है। 97 हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही? सुचेता कृपलानी। ठीक है, यूपी। 98 हमारा क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा इन 1946, वो सॉरी यहां पर तो पूछा ना कि कितने अनुच्छेद में है, तो कितने अनुच्छेद में है जी? 30 अनुच्छेद में है। ठीक है, यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो है यूएनडीएचआर जिसे आप कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, वो कितने अनुच्छेदों में है? ठीक है, यानी कि कितने अनुच्छेद हैं हमारे यूएनडीएचआर के? यूएनडीएचआर अगर आपको नहीं पता, इस पर हमारा आधे घंटे का लेक्चर है। नेहा जो यूनाइटेड नेशन में कार्यरत हैं, उनके साथ सहयोग के साथ मिलकर वीडियो बना रखी है, आप उसे देख लीजिएगा जरूर, वहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा 30 है। ठीक है, 99 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत न्यायाध्यक्ष यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 1 के तहत प्रत्येक आवेदन के निपटारे का प्रयास इस कालावधि में किया जाएगा। तो वो सुनवाई के 60 दिनों के अंदर हमारा हो जाना चाहिए, सुनवाई के 60 दिनों में। ठीक है, मजिस्ट्रेट की धारा 1 के अंतर्गत जो आवेदन आएंगे उसका निपटारा 60 दिनों के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। 100। ठीक है जी, 100 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? ठीक है, पहले तो देख लेते हैं ना कौन सा कार्य होता है, मतलब कि वो तो आपको पता ही होना चाहिए। न्यायालय में विचाराधीन मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले की कार्रवाई में हस्तक्षेप, केंद्रीय कैदियों के मानवाधिकार का संरक्षण, मानवाधिकार हनन के किसी भी पीड़ित को आर्थिक मुआवजा प्रदान कर, नहीं 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 भाई, किसी भी पीड़ित को नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत। और ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, क्योंकि किसी को भी थोड़ी कर देंगे ना, किसी को भी आर्थिक सहायता थोड़ी दे देंगे। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो मानवाधिकार के हनन में पीड़ित को कभी भी आर्थिक मुआवजा किसी को नहीं दिया जाएगा। भाई दिया जा सकता है पर ऐसा नहीं कि किसी को भी दिया जाए। ठीक है, तो ये थी वीडियो जो एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस यदि आप देना चाहते हो तो इस वीडियो में देखिएगा। कुछ मैंने आपको मिस्टेक्स भी हुई, उनको भी मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही छोटा लिखा हुआ है और मैं जूम करता हूँ तो वो प्रेजेंट करने में ही यही है, वरना वो चीज़ें एकदम फिर बेटर बन गई हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आई है, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी और वीडियो इस पर लाते रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमको इतना सुना, थैंक यू।